अनिल जी। में जो विपक्ष में सेंधमारी की बात आप कर रहे हैं, इतना लाचार चुनाव यह विपक्ष लड़ेगा राष्ट्रपति का, यह उम्मीद नहीं की जा रही थी। आप ये स्वयं सोचिए, एक छोटी सी बात कि ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया राष्ट्रपति का, और उस पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा वोट मांगने नहीं गए। ममता बनर्जी ने अपने राज्य में उनको आमंत्रित तक नहीं किया वोट मांगने के लिए। ये कौन सी राजनीति है? ममता बनर्जी ने जो खुद अब इनको उम्मीदवार घोषित किया, किसी भी विपक्षी दल से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि एक आक्रामक तरीके से चुनाव अभियान चलाया जाए और जीत हार तो होती रहेगी और कम से कम विपक्षी एकता का ही संदेश दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जो यशवंत सिन्हा के प्रस्तावक हैं उम्मीदवारी के, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा कर दी। तो आप ये मैंने सेंधमारी की बात, क्रॉस वोटिंग की बात तो छोड़ दी, बहुत छोटी बात है। इतना बिखरा हुआ विपक्ष, इतना असंगठित विपक्ष, इतना मुद्दाहीन विपक्ष चुनाव में दिखाई पड़ेगा, इसकी उम्मीद तो कम से कम नहीं की जा रही। क्योंकि जब शुरुआत में आप याद कीजिए राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी, तब तो कहा जा रहा था कि आंकड़े विपक्ष के साथ, और उस समय बात कही जा रही थी जब ये भी कहा जा रहा था कि बीजेडी वो जाएगी मुर्मू के साथ, क्योंकि वो उनकी राज्य की आती हैं। आमतौर पर जिस राज्य के मुख्य उम्मीदवार होते हैं उस राज्य के लोग उस उम्मीदवार को देते चले आए हैं। इसके बावजूद भी कहीं भी कोई जो प्रेम कुमार जी ने भी कहा, आप सोचिए कि अगर आप लखनऊ में जाते हैं सभी दलों के नेताओं से मिलने में आपको क्या दिक्कत है? आप चलिए भाजपा के नेताओं से नहीं मिलेंगे, आप उससे मिलेंगे भी नहीं वो, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनसे तो मिलाकर क्या बात कर सकते हैं, उनसे मिलकर के तब बात की जा सकती है। ये कहीं नहीं हुआ। जो प्रमुख, जिस राज्य का प्रमुख दल जिसने आपको आमंत्रित किया, उस राज्य, उसी प्रमुख दल के कहने पर आप लोगों ने लोगों से बात की। ये तो एक विपक्ष की स्थिति है। दूसरी चीज, जहां उम्मीदवारी की बात है, सवाल है कि आप मुर्मू के संघर्षों की बात की। द्रौपदी मुर्मू ने, कोई संदेह नहीं है कि अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक संथाल आदिवासी परिवार से निकल करके इस पद तक पहुंचना ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। जबकि इसी क्रम में आपने अपने पति को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा, राजनीतिक अभियान को नहीं छोड़ा। ये निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय बात है, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो राजनीति करता हो उसके लिए उनकी जीवनी प्रेरणादायक है। लेकिन सवाल है कि आपने केवल उनको एक आदिवासी 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 तक ही सीमित क्यों कर दिया? सोचिए कि एक राष्ट्रपति का पद, एक राष्ट्राध्यक्ष का पद है, तमाम लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आप सोचते हैं कि ये अगर उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से लोगों का आकर्षण पैदा होता है। आप सोचिए कि एपीजे अब्दुल कलाम, आपको याद होगा 5 साल में शायद कहीं उनकी ऐसी यात्रा रही हो जहां उन्होंने युवाओं से, बच्चों से, छात्रों से बात न की, बिना किसी बाधा के। हमने राजीव जी उनको कम से कम कई कार्यक्रमों में देखा है जहां जमीन पर बैठ करके उन्होंने बच्चों से बात की। किसी शिक्षण संस्थान ने अगर उनको आमंत्रित कर लिया तो ये शायद कोई शिक्षण संस्था ऐसी है जिसको उन्होंने अपने प्रोग्राम न दिए हो और वहां गए ना हो। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए और राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद भी एक ऐसा आकर्षक व्यक्ति, एक ऐसा योग्य व्यक्ति जो पूरे देश के युवाओं को एक प्रेरणा देने के लिए सक्षम थे। उसके बाद आप प्रणब मुखर्जी साहब को देख लीजिए। ये आधुनिक इतिहास है। आप राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन की बात छोड़ दीजिए, ये जो आज हम और आप देख रहे हैं, जिसको आज की पीढ़ी देख रही है, मैंने प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक क्षमता से कोई बहस नहीं है, किसी को भी बात नहीं हो सकती। आप उनकी विचारधारा से सहमत हो, असहमत हो, कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप सरकार में हैं, आपके ऊपर एक संवैधानिक पद पर किसी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से यह उम्मीद की जाती है कि एक ऐसा व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व आप लेकर के आइए जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो। मैं मानता हूं, मैं द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तित्व से बिल्कुल मैं खुद महसूस करता हूं कि बहुत ही संघर्षशील महिला है, लेकिन केवल इस बिना पर कि हमको राजनीतिक फायदा कितना होगा, क्या किसी जाति विशेष के व्यक्ति के किसी बड़े पद पर पहुंच जाने से आज तक 70 साल के इस देश के इतिहास में उस जाति को कोई फायदा हो पाया क्या? सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी 5 साल तक गवर्नर रही बिहार की, आदिवासियों को कितना फायदा हो गया वहां?
ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक कोई संदेश देने की भले कोशिश कर लें, लेकिन होता इससे कुछ नहीं है। तो आप जो मैंने एक जो उम्मीद की जा रही थी कि जो एक ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है, वो वही इसी बात पे आके सिमट जाए कि एक जाति विशेष के चेहरे को लाइए, उस जाति विशेष के लोगों को आप संबोधित कीजिए। आप अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो 1958 में पैदा हुई मुर्मू जी को आप कब जाके भी विधायक बनाए हैं? अगर आप अपनी बात कीजिए, आप तो जिस पार्टी में वो थी, और अगर वो गवर्नर थे बिहार के तो आपने रिपीट को नहीं किया? अगर आपको उनके प्रति इतना ही लगाव था आदिवासी होने का, तो एक टर्म आपने दिया, उसके बाद उनको आप दोबारा टर्म में आपको रिपीट भी नहीं किए। तो आप जिसको आप खुद कर सकते थे, ठीक है, आप बिहार गवर्नर नहीं बना सकते थे, कहीं और किसी राज्य का गवर्नर बना देते। उनको निरंतर किसी न किसी संगठन में तो रखते कि लोग उनसे प्रेरित होते रहते। और ये कहा जाता कि नहीं, उस जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासियों का समूह है उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। तो ये तो कहने के लिए बात होती है। वो ये एनडीए की बात हुई, लेकिन राजीव जी इतना बिखरा हुआ विपक्ष, इतना खराब प्रदर्शन। अब आप उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, खबर यहां तक है कि शरद पवार ने जब घोषणा किया विपक्षी उम्मीदवार की और ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की तो लाइन पर नहीं आई, जो समाचार पत्रों में बातें आ रही हैं। ये कौन सा विपक्ष है? किससे आप मोर्चा लेने जा रहे हैं? बिल्कुल प्रेम कुमार जी के बात से मैं सहमत हूं कि यहां दो तरह के विपक्ष है। एक विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एक विपक्ष जो कांग्रेस के खिलाफ है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से एकजुट होकर तो लड़ नहीं पा रहे हैं, और एकजुट होकर आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम है नहीं। आप कर नहीं पाएंगे कुछ। अपने अपने राज्यों में थोड़े बहुत जो भी आप कुछ कर लें, स्थिति है नहीं आपके बस की, क्योंकि जितनी ताकत के साथ, जितने कर्मठता के साथ, जितने समर्पण के साथ, जितना योजनाबद्ध तरीके से, जितना संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान को चलाती है, आप ये तो विपक्ष कहीं नहीं है उसके सामने। निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पे कोई बहस नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि एक काबिल व्यक्ति हैं, राजनीतिक अनुभव उनके पास है, सियासी लंबे समय तक सियासत में है, वो प्रशासन का उनका अनुभव है, यूपीएससी ने उनकी योग्यता को प्रमाणित किया है। संघ लोक सेवा इस देश की बहुत बड़ी संस्था होती है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है उनका। और ये भी बड़ी बात है कि आज की तारीख में जब विपक्ष के नेता मौन हो जाते हैं, उस समय सरकार के खिलाफ कोई अगर कोई बात करता है, दमदारी के साथ, तार्किकता के साथ बात करती है, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन आप एक उम्मीदवार को सामने करने के बाद पीछे की पूरे सेना हट जाए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है ना। तो इसमें दांव, मैं मानता हूं कि इसमें मोदी जी की साख दांव पे नहीं है, विपक्ष की साख दांव पे है कि आप किस सीमा तक अपने आप को विपक्ष बताने के लिए सफल हो पाते हैं, कि हम एक सरकार का विरोध किस सीमा तक कर सकते हैं, कितने संगठित होकर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल, दो तरह का अगर विपक्ष हो, जैसा कि